बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सज्जाद ब्लॉग्स में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में हमारे कनाडा के जो हैं वो 3 फैमिलीज़ के जो हैं वो वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए हैं और इसके साथ साथ यूएसए के जो हैं वो 4 फैमिलीज़ के जो हैं वो वीज़े अप्रूव हुए हैं। ये इसलिए इतने ज़्यादा इस वीक में हमारे अप्रूव हुए हैं, एक ये भी चीज़ बता दूं क्योंकि ये जो अमेरिका वाले हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी जो हैं वो पहले की ली हुई थी और इसमें जो 2 जो वीज़े थे वो इस बेस के ऊपर अप्लाई हुए हुए थे कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। मैं इस सिलसिले में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल ग्राउंड पे ऊपर अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई होगा और उसके मिलने के कितने चांस होते हैं। इसके अलावा टर्की के तकरीबन कोई 5 वीज़े जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में जो है वो अप्रूव होके आए हैं, क्योंकि टर्की हमने ग्रुप भी लेके जाना है तो हम लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए थे, मैंने अपना भी अप्लाई किया हुआ था तो वो सब के अल्हम्दुलिल्लाह लग के आ गए हैं। इसके अलावा एक वीज़ा हमारा हांगकांग का जो है वो भी अप्रूव हुआ है, वो भी चूंकि हम अप्लाई करते हैं तो ये इस वीक की जो है वो अपडेट है। मैंने कहा आप लोगों को एक तो ये बता दूं, जिन लोगों के वीज़े अप्रूव हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। एक तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से हमारे पास आते हैं और अपना कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से या किसी भी कंसल्टेंट की तरफ से गारंटी तो कोई नहीं होती कि 100% वीज़ा लगेगा, बहरहाल कोशिश होती है। तो जिनके वीज़े लग जाते हैं वो यकीनन दुआएं देते हैं, जिनके नहीं लगते वो बाज़ औक़ात जो है वो हर कोई अपनी मेंटालिटी के हिसाब से फिर अपना हिसाब किताब लगाता है कि उसका वीज़ा जो है वो क्यों रिजेक्ट हुआ। अच्छा, मेरी जो आज की वीडियो है वो उन तमाम नए लोगों के लिए है जो कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, लेकिन उनको पता नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, बैलेंस कितना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिन में मुझे यकीन करें, हालांकि मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दिन में सैकड़ों मैसेजेस जो हैं वो कनाडा के हवाले से आते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं। एक आम जो है वो सादे आदमी जो पूछ सकता है वो सारे लोग पूछ रहे होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट सा ये बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक इंटर पास आदमी हूँ और मैं कनाडा जाना चाहता हूँ विद फैमिली या विदाउट फैमिली, या मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं विद फैमिली या विदाउट फैमिली कनाडा जाना चाहता हूँ और वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं आपको ये कुछ चीज़ें जो है बड़ी अहम बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर वो ये है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का तो सबसे पहले आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस से मुराद ये है कि सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है कि मैं अपने आप को चेक करूँ कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं वीज़ा अप्लाई कर सकूँ। वीज़े में पैसों के साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत अहम होती हैं। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अगर विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ एक जॉब के हवाले से कि जी मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास होने चाहिए, जिसमें मेरे पास कंपनी का एनओसी होना चाहिए। कंपनी के एनओसी के साथ साथ मेरे पास कंपनी की तरफ से सैलरी स्लिपें होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर भी होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट लेटर के मैं कब से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी होनी चाहिए। और अगर हाई पेड सैलरी है यानी 1 लाख प्लस है तो फिर मेरे पास NTN, टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट लोग बहुत पूछते हैं जी कैसी होनी चाहिए। देखिए, बैंक स्टेटमेंट एक जो जॉब करने वाला है उसके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वही यूज़ करेगा, या उसका कोई अगर कोई बिजनेस है या कोई फैमिली मेम्बर बाहर है तो उसको पैसे आ रहे होंगे, अदरवाइज जाहिर सी बात है वो उसी को ही चलाएगा। इसी तरह वो साहब जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट जो है उसमें भी जाहिर सी बात है बिजनेस के हवाले से जो पर्सनल अकाउंट है उसमें जितने पैसे आ रहे होंगे वो उसको यूज़ कर रहा होगा। कुछ लोग कंपनी अकाउंट भी यूज़ करते हैं, कुछ बिजनेस वाले अकाउंट को जो है वो उसी को एज ए पर्सनल अकाउंट यूज़ करते हैं, और कुछ 2 अलग अलग अकाउंट यूज़ करते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट अलग हो गया और कंपनी अकाउंट अलग हो गया, दोनों ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होती कि जो कोई बनाई जाए, कोई प्लानिंग के साथ बनाई जाए, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती। स्टेटमेंट यही होती है कि पैसे डेली बेसिस पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, बिजनेस का यही एक प्रोसीजर होता है। सैलरी स्लिप वाला जो शख्स है जाहिर सी बात है उसकी एक सैलरी है और उसमें से उसने करना है। बाज़ औक़ात उसको लोन मिल जाता है तो उसमें शो हो रहा है कि ये लोन है, गाड़ी ली है, ये भी। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा यह है कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग टाइज जो है वो कनाडा वाले जो पूछते हैं वो कहते हैं हम सेटिस्फाई नहीं है, आपके स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं, तो आपके नाम पर जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटिव प्रॉपर्टी है या किसी भी तरीके से जो आपके नाम पे मौजूद है,
उसकी आप वैल्यूएशन फॉर्म बनवाएं, वो साथ ज़रूर लगाएं। आपके नाम पे कोई गाड़ी है वो ज़रूर लगाएं, मोटरसाइकिल है, या जो भी आपके नाम पे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे आपने कनाडा को शो करने हैं। इसके अलावा अपने तमाम बहन भाइयों की डिटेल आपको देनी चाहिए। मेरे कौन सा भाई क्या कर रहा है, कौन सी बहन मैरिड है, कौन हमारी फैमिली में सिंगल है, वालिद साहब क्या करते हैं, वालदा साहबा क्या करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अगर आप डिटेल्स में बताएंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ एक बड़ी जो चीज़ जो नॉर्मल देखने में वो आती है कि वो लोग जो वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं वो अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं और फिर वो कोई काम ही नहीं करते। बस ये होता है कि जी हम आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो थोड़ा मेंटली रिलैक्स रहें, क्योंकि वीज़ा लग भी सकता है, वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। किसी भी बंदे की अगर कहता है कि जी मेरी अंदर अंडरस्टैंडिंग है, सेटिंग है एम्बेसी में, तो ऐसा मुझे तो आज तक ज़िंदगी में इतने साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए ट्रैवलिंग करते, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है जी, तो बेहतर ये है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, चूंकि वीडियोस शॉर्ट्स ही होती हैं, लंबी लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता। मज़ीद अगर आपने कनाडा, अमेरिका या किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर लें 11 से 6 और इन्फॉर्मेशन ले लें, या व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। कॉल तो हम पिक नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है, मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। और बेहतर यह है कि 11 से 6 बजे तक हमारे लाहौर ऑफिस की टाइमिंग है, आप आके तो बैठ के अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है, जो भी मेरे पास आज तक चल के आया है, कि मैं उसको इस तरह ना डील करूं को एज ए कंसल्टेंट डील करूं ताकि वो मुझे कुछ ना कुछ जो है वो कंसल्टेंसी की फीस दे के जाए, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि उसको उसके केस के मुताबिक डील करूं। अगर उसके लगने के चांसेस है तो उसको बता दूं कि भाईजान लग सकते हैं, अगर नहीं लग सकते तो मैं बता देता हूं कि ये इतने % चांस है। रिस्क जो है वो बहरहाल लेना चाहिए और रिस्क का फ़ायदा भी अपनी जगह पे मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को देख के ही ज़ाहिर सी बात है रिस्क लिया जाता है। अगर सामने से ट्रेन आ रही है तो ये तो कोई रिस्क नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैंने पटरी के ऊपर ही जाना है। बाकी आप माशाल्लाह जो सुनने वाले बहुत समझदार हैं, तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।